Hello everyone, I am Nisha and I welcome to you in your own HLV digital classes. So let's start our topic. कल हमने बात किया था कि कैंसर क्या होता है, उसमें क्या कारक होते हैं और इससे पहले हमने मलेरिया के बारे में जाना था। इससे भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हमने वो बनाए थे। कल के सेशन में भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस सेशन के लिए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला दिया गया है, आप क्या दिया गया है, अल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी, ठीक है, लिखना था। उसके बाद में प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है टाइफाइड के कारक, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानवों की व्याधियों के कारक और लक्षण कर उनका कैसे हम बचाव कर सकते हैं उसके बारे में हमें वर्णन करना। पहला हमें दिया गया है मानव व्याधि में डेंगू और दूसरा दिया गया है निमोनिया। तो आज के सेशन में हम ये जो ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आज हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इतने क्वेश्चन लगभग इस सेशन में आज एग्ज़ाम में आएंगे आपके इस सेशन के बाद। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया ही गया था तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर हमें टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आई होप आज 25 तारीख है और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। इसी तरह मन से पढ़िए। दिया गया था अल्कोहल, उसके बारे में, उसके दुरुपयोग पर हमें टिप्पणी लिखनी थी। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि अल्कोहल होता क्या है, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। स्क्रीन बड़ी कर दें ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। चलिए, लिखा गया है यहाँ पर कि जो अल्कोहल होता है वो कुछ समय तक शरीर में शक्ति, संतोष, सुख का अनुभव देता है। अब जो लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो उनको अंदर से जो उनकी फीलिंग होती है वो कैसी होती है, उनको लगता है कि शरीर में शक्ति आ गई है, संतोष होता है एक थोड़ी देर का, उसके बाद सुख का अनुभव उस समय वो ले रहे होते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, परंतु नशा समाप्त होने पर क्या होता है, उन्हें मानसिक तनाव, उदासीनता जो होती है और शिथिलता में उनके जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जो वो शक्ति, संतोष, सुख का जो अनुभव वो ले रहे होते हैं, जैसे ही वो जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसका जैसे ही समाप्तन होता है तो क्या होता है, उनको मानसिक तनाव होता है, उदास रहने लगते हैं, उदासीनता आ जाती है और शिथिलता आ जाती है। उसके बाद दिया गया है अल्कोहल से हानियाँ। अब अल्कोहल से हानियाँ कैसी हो सकती हैं, अगर जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो अल्कोहल एडिक्टेड हैं, उनमें किस प्रकार की हानियाँ देखने को मिलती हैं, कैसी कैसी हानियाँ होती हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है अल्कोहल से हानियों में। शराब पीने से शारीरिक स्वास्थ्य की हानि होती है, वो तो पता ही है। शराब पीने वाला यह समझता है, क्या समझता है, कि शराब से उसका स्वास्थ्य उत्तम हो रहा है, क्योंकि जब वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसे क्या, एक शारीरिक जो है ताकत का अनुभव हो रहा है, उसके बाद में उसे संतोष भी मिल रहा है, सुख का अनुभव भी हो रहा है, और उससे वही पता चल रहा है उसे कि उसके स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, उन्नति हो रही है। लेकिन क्या होता है, यह उसका भ्रम होता है। शराब पीने के पश्चात व्यक्ति उत्तेजना के कारण कुछ समय के लिए चिंताएं भूल जाता है और सुख का अनुभव करने लगता है, परंतु जो यह स्थिति होती है वो कुछ समय के लिए ही रहती है। इस बात का अनुभव उन्हें जो है, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको नहीं पता चलता है। नशा उतरने पर व्यक्ति पहले से अधिक शिथिलता, थकान, उदासीनता का अनुभव करता है, और जब नशा उतर जाता है उसके बाद क्या होता है, उस व्यक्ति को शिथिलता, थकान और उदासीनता जैसे कारणों का अनुभव करना पड़ता है। फिर क्या लिखा है, मद्यपान से मानसिक में
अब इसके प्रभाव भी तरीके के होते हैं, जैसे तत्कालिक कुप्रभाव। तत्कालिक कुप्रभाव का मतलब है जो तुरंत ही इमीडिएट इफेक्ट्स हो, जो तुरंत ही हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जैसे असभ्य, विध्वंसक, असंयत, दृष्ट व्यवहार, गलत व्यवहार किसी से भी करना, हिंसा, अधिक मात्रा में सेवन से श्वसन विफलता, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है जो लोग अत्यधिक मात्रा में इसका जो है उपयोग करते हैं, हृदयाघात, हृदय को भी इससे आघात होता है, प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव, और जो सेरेब्रल हैमरेज होता है वो भी इससे हो सकता है, कोमा में भी व्यक्ति जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है इस तत्कालिक कुप्रभाव से। दीर्घकालीन कुप्रभाव में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में, लंबे समय तक रहने वाले जो इफेक्ट्स हैं, जैसे लीवर सिरोसिस। ये तो जब हम इमीडिएट में अभी ले रहे होंगे, अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं जल्दी ही में, तो ये सारे इफेक्ट होते हैं हमारे शरीर पर। और लेकिन दीर्घकालीन, अगर वो लंबे समय तक हम अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे होंगे तो हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, जैसे लीवर सिरोसिस होने लगेगा, अमाशय में अल्सर भी हो सकता है, हाथ और पैरों में कंपन, कपकपाना हो सकता है, मति भ्रम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के रोग भी हो सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का कमज़ोर होना भी हो सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद व्यसन की मांग बढ़ते जाना। उसके बाद नैतिक पतन। नैतिक पतन का मतलब है हमारे जो व्यक्तिगत अच्छाइयाँ होती हैं वो धीरे धीरे घटने लगती हैं। फिर दिया गया है कि जब मद्यपान हम करते हैं इसका, तो उससे जो है मानसिक थकान होती है। उसके बाद उदासीनता के अतिरिक्त कुछ अन्य शारीरिक अवयवों की अव्यवस्था हो जाती है, अनियमितता हो जाती है, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है, थकान, उदासीनता के अतिरिक्त अन्य शारीरिक अवयव की अव्यवस्था हमारे शरीर में हो जाती है, जिससे कुपोषण, मानसिक असंतुलन और ये सब हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। शराब से मनुष्य के शरीर व मस्तिष्क को ही हानि नहीं पहुंचती। ऐसा नहीं है कि हम शराब को कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल को, तो हमारे मस्तिष्क और शरीर के ही बॉडी इफेक्ट करती है, लेकिन उसका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो वो केवल हमारे बॉडी और बॉडी पार्ट्स और केवल ब्रेन को ही इफेक्ट करेगा, बल्कि वो हमारे सोशल और पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे शराब के दुष्परिणाम समाज व परिवार के लिए बहुधा अभिशाप सिद्ध होता है। तो शराब जो होगा उसके दुष्परिणाम जो होंगे वो हमारे समाज और परिवार के लिए बहुत ही अभिशापित सिद्ध होते हैं, ठीक है। तो ये अल्कोहल के दुरुपयोग का आंसर है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखना। तो देखते हैं प्रतिजैविक। प्रतिजैविक कहाँ चली गए प्रतिजैविक, ये रहा प्रतिजैविक। देखते हैं प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं और दो उनके प्रतिजैविकों के नाम लिखने थे। तो अब प्रतिजैविक को हम डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उन दोनों के आंसर्स भी हमें मिल जाएंगे इसी डिटेल में। देखिए क्या लिखा है, प्रायः जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी उत्पत्ति के ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवाणुओं को मार दें। प्रतिजैविक का मतलब होता है कि उसी सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति से जो रासायनिक पदार्थ हैं उन जीवाणुओं को हम उससे मारेंगे, यही प्रतिजैविक होती है। या दूसरे में हम कहें उनकी वृद्धि संदमित कर देते हैं। संदमित का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। उनकी ग्रोथ में, उनकी वृद्धि में हम क्या कर दें, अवरोध उत्पन्न कर दें।
ठीक है, उनकी वृद्धि में क्या करें हम, उनकी वृद्धि को संदमित कर दें, तो यही हमारा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक का मतलब है हमारी बॉडी में जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धियों को रोकना ही हमारा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होता है। अब कहा गया है एंटीबायोटिक्स को वंडर ड्रग्स कहा गया है। जैसे एंटीबायोटिक को वंडर ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है क्योंकि यह संक्रमण के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसे क्या करते हैं, संक्रमण जो इन्फ्लुएंशन होता है उसके उपचार, उसके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अनेकों सैनिकों की जान बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स के महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वहां पर अनेकों सैनिकों की जान बचाने के लिए क्या किया गया, इस एंटीबायोटिक को यूज किया गया। पदार्थों के मूल रूप से कवक जीवाणु से प्राप्त किया जाता रहा है। और इन्हें कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है, ये जो एंटीबायोटिक्स है वो कहाँ से ली जा रही है, कवक और जो जीवाणु होते हैं इन्हें वहाँ से लिया जाता है। उसके बाद दिया गया है फिर क्या हो रहा है, लेकिन अब कुछ संश्लेषित एंटीबायोटिक्स भी बनाई जा चुकी हैं। संश्लेषित का मतलब निर्माण द्वारा, ठीक है, निर्माण द्वारा क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं। ये औषधियाँ जो होती हैं वो मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होती। अब जो ये संश्लेषित करके बनाई जा रही है एंटीबायोटिक्स, ये क्या हो रही है, मनुष्य के लिए हानिकारक ज़रा से भी नहीं है। ये केवल जीवाणु विशेष को प्रभावित करती है। जो जीवाणु हमारी बॉडी के अंदर एंटर किए हैं उन पे जब ये जो एंटीबायोटिक जो संश्लेषित की गई है, जब इसे हम इंजेक्ट करते हैं तो केवल जीवाणु ही प्रभावित होता है। हमारे शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं। उसके बाद दिया गया है अनेक एंटीबायोटिक्स जीवाणु में कोशिका भित्ति का संश्लेषण रोक देती हैं। और जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं अगर वो शरीर में इंजेक्ट हो रही हैं तो जो जीवाणु प्रभावित होगा उस कोशिका से, जो कोशिका जीवाणु से प्रभावित होगी उसी भित्ति में जो संश्लेषण हो रही है, जो उसकी वृद्धि हो रही है, उसको ये रोकेगा। कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो जीवाणुओं के अन्य जैव रासायनिक पथ को अवरुद्ध कर देती हैं। और कुछ जो जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर के बॉडी में एंटर करते हैं और वो रासायनिक पथों को अवरुद्ध करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, उनके मार्ग को रोकती हैं। कुछ सामान्य एंटीबायोटिक्स हैं जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन एंटीबायोटिक्स के नाम को आप याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया ना कि दो प्रतिजैविकों के नाम, तो यही होगा। प्रतिजैविक किसे कहते हैं आपने देख लिया ऊपर की जो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जीवाणुओं की संख्या को संदमित करना ही प्रतिजैविक है। उसके बाद उसमें पूछा गया है कि प्रतिजैविक किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम देने हैं, तो उसमें हमारा आ गया पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से अगर 3 या 4 याद करके जाएंगे तो लगभग पेपर में आपको 2 लिखने के लिए आएंगी, तो जो अच्छी आपको याद होंगी तो वो लिख दीजिएगा। पेनिसिलिन तो अधिकतर आपने पढ़ा ही होगा, लगभग पेनिसिलिन आता ही है पेपर में और पूछा जाता है और याद भी रहता है। तो आप जो इसमें से आपको ईजी लगे वो आप 4 में से किन्हीं 2 को याद कर लीजिए। उसके बाद दिया गया है, इसकी हिस्ट्री में कुछ कहा गया है, कुछ एंटीबायोटिक्स केवल कुछ जीवाणुओं के विरुद्ध कारगर होती हैं, ठीक है, जबकि अन्य अनेक प्रकार के जीवाणु जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के लिए प्रभावी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं के विरुद्ध काम करते हैं और कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होता है इसमें स्ट्रेप्टोकोकस माइसिन आता है, तो वैसे हो जाते हैं, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बैसिलस हो गया। तो ये ऐसे कुछ होते हैं जो अनेक प्रकार से भी कार्य करते हैं। इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज पर वर्ग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फिर है जैसे सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, ठीक है, दिया गया है।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में एग्जाम्पल दिया गया है सिप्रोफ्लोक्सेसिन, ठीक है। उसके बाद दिया गया है पेनिसिलिन, पहली एंटीबायोटिक थी, क्योंकि पेनिसिलिन अधिकतर नाम लिया ही जाता है एंटीबायोटिक्स में, तो पेनिसिलिन की हिस्ट्री दी गई यहाँ पर कि पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जिसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में। तो इस हिस्ट्री को याद कर दीजिएगा और प्रतिजैविक में लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर पर कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़े। सो इफ़ यू वांट देन यू कैन प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया था। प्रतिजैविकों के नाम भी बता दिए हमने, प्रतिजैविक क्या होता है ये भी बता दिया है। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, टाइफाइड। क्या दिया गया है, टाइफाइड। टाइफाइड के हमें कारक लिखना है, किस कारक से वो फैलता है, उसका लक्षण लिखना है, ठीक है, और उसके रोकथाम के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं टाइफाइड। ये देखिए टाइफाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसमें क्या लिखा है, जो टाइफाइड होता है, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, आंत ज्वर या टाइफाइड। तो आंत या ज्वर टाइफाइड में होता क्या है, इसे हम देखेंगे। टाइफाइड में क्या दिया गया है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई का मतलब आंत के ज्वर या टाइफाइड में क्या होता है, जो टाइफाइड साल्मोनेला होता है वो टाइफाई साल्मोनेला जो टाइफाई होता है, टाइफाई उसी नामक जीवाणु से ये फैलने वाला रोग होता है। संक्रमण का स्रोत टाइफाइड से ग्रस्त रोगी वाहक मल है। संक्रमण क्या होता है, उसका स्रोत क्या है, टाइफाइड से जो ग्रस्त रोगी होता है ये उसी का वाहक जो मल होता है ये उसी से टाइफाइड होता है। यह मनुष्य में संक्रमित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है। अगर किसी मनुष्य ने संक्रमित भोजन या जल ले लिया है तो ये उसी के कारण उसमें टाइफाइड उत्पन्न करेगा। टाइफाइड रोग की जांच जो होती है वो विडाल परीक्षण से की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इतनी लाइनें हैं, अगर आप परीक्षा में लिख देंगे तो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपके नंबरों से बढ़ सकता है। फिर लिखा है रोगजनक छोटी आंतों में प्रवेश करने के बाद, अब यहाँ पर बताया गया है कि जो रोगजनक छोटी आंत होती है हमारे बॉडी में, उसमें क्या होता है, जब वो प्रवेश करती है तो रक्त में प्रवेश पा लेती है, ठीक है। रोगजनक छोटी आंतों में प्रवेश के बाद रक्त में प्रवेश पा लेती है। रक्त द्वारा यह यकृत व तितली, जिसे स्प्लिन कहते हैं, उसमें पहुंच जाता है। यह इसका गुणन होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणन करेंगे। उसके बाद क्या ये करेंगे, एक बार फिर बड़ी संख्या में जीवाणु छोटी आंत में पहुंच जाते हैं। पहले छोटी आंत में ये रोगजनक जाएंगे जीवाणु, ठीक है, रोगजनक जीवाणु छोटी आंत में पहले जाएंगे, उसके बाद में वो रक्त में प्रवेश करेंगे। रक्त में प्रवेश करने का मीडियम बनाने के बाद वो उसी रक्त से यकृत में जाएंगे, फिर उसके बाद तितली या स्प्लीन में जाएंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, वहाँ पर अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। जब संख्या बढ़ जाती है तो फिर ये बड़ी छोटी आंत में वापस पहुँचते हैं। अब वहाँ पर ये क्या करेंगे, रोग से ठीक होने के बाद भी जीवाणु रोगी व्यक्ति के पित्ताशय में रहता है। अगर उस रोग से जो मनुष्य पीड़ित है, अगर वो ठीक भी हो जाए फिर भी उसके जो जीवाणु होते हैं वो उस रोगी व्यक्ति के पित्ताशय में रहते ही रहते हैं। उसके बाद दिया गया है लक्षण। चलिए देखते हैं लक्षण क्या होता है।
इसमें दिया गया है कि जो स्प्लीन में वो बड़ी संख्या में हो जाते हैं और रोग से ठीक होने के बाद भी जो है जीवाणुओं जो है वो व्यक्ति के पित्ताशय में रह ही जाते हैं और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, मल के साथ शरीर से बाहर आते रहते हैं। और यह प्रमुखता विकासशील देशों में पाया जाता है। जितने भी विकासशील देश हैं वहाँ पर ये पाया ही जाता है लगभग। विकासशील का मतलब जनसंख्या में जहाँ पर भी वृद्धि होगी जिस देश में, वहाँ पर ये टाइफाइड मिलेगा। तो लक्षण में हम सिम्टम में देखेंगे कि कैसे जो है इसके सिम्टम दिखाई देते हैं अगर किसी व्यक्ति को ये रोग हो जाए। तो दिया गया है संक्रमित भोजन तथा जल ग्रहण करने से। जब एक व्यक्ति संक्रमित भोजन कर ले, जल ग्रहण कर ले, उसके बाद में 7 से 14 दिनों के पश्चात टाइफाइड बुखार आता है जो प्रतिदिन बढ़ता जाता है। 1 सप्ताह के पश्चात मनुष्य के आहार नाल की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ने लगता है। अत्यधिक तीव्र पेट दर्द, सिर दर्द, तेज बुखार। तेज बुखार कितना हो सकता है डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। इसके प्रमुख लक्षण हैं, अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित भोजन या जल को ग्रहण कर रहा है और उसने उसे ग्रहण करने के पश्चात 7 से 14 दिन के बाद क्या होगा, उसे टाइफाइड बुखार आएगा और वो निरंतर जो है दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और एक सप्ताह पश्चात क्या होगा, उसकी जो आहार नाल है उस पर प्रभाव पड़ने लगेगा। और क्या होगा, उसके बाद अत्यधिक उसका पेट दर्द होगा तीव्र गति से और सिर दर्द होगा, तेज बुखार आएगा 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद कुछ और भी लक्षण देखे जाते हैं किसी व्यक्ति में, जैसे आंतों से रक्तस्राव होने लगता है, पैर व छाती पर छोटे छोटे गुलाबी दानों का उभरना हो सकता है, जीभ पर सफ़ेद पदार्थ जमा हो सकता है जिसे कहते हैं कॉट टंग। ठीक है। उसके बाद लगा है भूख न लगना। तो भूख न लगना में क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है। पेट का मुलायम होना, टेंडरनेस हो जिसे कहते हैं कब्ज तथा फिर अतिसार और डायरिया भी होता है। उसके बाद सॉल्मोनेला जो हमारा जीवाणु है उसकी संरचना के बारे में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है, देख लीजिए। यह एक क्या है, दंडकार। दंडकार का मतलब रॉड शेप्ड, ऐसे रॉड शेप्ड होता है। तो ये रॉड शेप्ड तरीके का होता है। उसके बाद क्या बताया गया है, रॉड शेप ग्राम ऋणात्मक जीवाणु या जंतुओं के आहार नाल में पाए जाने वाला जीवाणु है। जो सॉल्मोनेला है वो दंडकार होता है, ठीक है। और ये सॉल्मोनेला जो होता है वो नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में गिना जाता है। यह जंतुओं की कहाँ पाया जाता है, आहार नाल में पाया जाने वाला जीवाणु है। मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाने वाला सॉल्मोनेला 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो मनुष्य में पाए जाने वाले सॉल्मोनेला 2 प्रकार के होते हैं। पहला दिया गया है सॉल्मोनेलेसिस और एक दिया गया है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। तो सॉल्मोनेलेसिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस में हम देखेंगे। सॉल्मोनेलेसिस का मतलब होता है टाइफाइड बुखार का आना और इसमें दिया गया है गैस्ट्रोएंटेराइटिस में। तो इसमें हम देखेंगे कि जो गैस्ट्रोएंटेरिटिस होता है वो जीवाणु के आंत में पाया जाता है, ठीक है। ये जीवाणु कहाँ पर पाया जाएगा, आंत में पाया जाएगा। तो पढ़ लेते हैं पहले क्या दिया गया है। 2 तरीके के बता दिए हमने। तो सॉल्मोनेला जो होता है वो एक दंडकार रॉड शेप के होता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये जंतु की आहार नाल में पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य के अंदर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला दिया गया है सॉल्मोनेलेसिस और ये दिया है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसके बाद दिया गया है ये उत्तरदायी होते हैं मनुष्यों में। जब जीवाणु मनुष्य के रक्त में आ जाते हैं तो वो टाइफाइड बुखार फैलाते हैं। सॉल्मोनेलेसिस का काम ये हो गया। और जब संक्रमित भोज्य पदार्थ के द्वारा जीवाणु पेट के आंत में पहुंच जाते हैं मनुष्य की, तो वहाँ पर ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि सॉल्मोनेलेसिस जो होता है वो क्या करता है, रक्त में आने पर बुखार को फैलाएगा और जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है वो उत्तरदायी होता है जब वो मनुष्य की आंत में पहुंचता है। अब नेक्स्ट दिया गया है इसके रोकथाम उत्पादकता देख लेते हैं, कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। दिया ही गया है टाइफाइड एक क्या है, जल जनित रोग है, मतलब जल में पनपने वाला यह एक रोग है। तो देखते हैं।
टाइफाइड एक जल जनित रोग है, अतः व्यक्ति और सामुदायिक जो भी स्वच्छता होती है उपायों द्वारा हमें स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यानी सामुदायिक और व्यक्तिगत रूप से हमें जल को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है, तभी हम इसे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मक्खियां भी रोगाणुओं का स्थानांतरण कर खाद्य पदार्थों को संदूषित करती हैं। इसमें ऐसा ही नहीं है कि जल के द्वारा ही ये फैलता है, हमें मक्खियों से भी सावधान रहना चाहिए। मक्खी भी क्या होती है, रोगाणुओं का स्थानांतरण करने में मदद करती है। तो हमें ऐसे खाद्य पदार्थ को अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, अतः उनकी रोकथाम भी आवश्यक है। तो इनमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो पहला जल की साफ सफाई और दूसरा है मक्खी को दूर रखना है, संक्रमित भोजन से दूर रखने के लिए। खाद्य पदार्थों का सुरक्षित रखरखाव, इससे बचे रहने के आसान उपाय हैं। हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखें, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ भी रखना है, तो अगर हम उन्हें सुरक्षित रखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। इसका टीका भी उपलब्ध है, इस रोग के लिए टीका भी उपलब्ध है। तो हमने जाना कि रोकथाम में क्या होता है, हमें किन किन चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे यह शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। पहला जल और दूसरा मक्खी। अब दिया गया है रोग उत्पादकता, पैथोजेनेसिस। रोग उत्पादकता में क्या होता है, इसमें बताया जाएगा कि साल्मोनेला के कारण संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष 6 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है। लगभग कितना दिया गया है, 6 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है। यह बताया गया है कि यह दक्षिणी एशिया के उन स्थानों पर अधिक सक्रिय होता है, मतलब उस स्थान के बारे में ज़्यादा बात की गई है जहाँ पर यह अत्यधिक फैलता है। तो वो कौन सा स्थान है, एशिया, जहाँ पर समुचित स्वच्छता का प्रबंधन नहीं है, वहाँ पर स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी आबादी हो जाती है इन जीवाणुओं की, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर मृत्यु होती है इतनी संख्या में। फिर दिया गया साल्मोनेला टाइफाई क्या होता है, एक अंतःविष एंडोटॉक्सिन तथा वीआई प्रतिजन पाया जाता है। साल्मोनेला टाइफी में क्या पाया जाता है, अंतःविष और वीआई प्रतिजन पाया जाता है, जिनके कारण यह अपनी रोगजनकता को दर्शाते हैं। रोगजनकता दर्शाना मतलब अपने आप को परिचित करते हैं। यह स्वयं की आंत की भित्ति में पाए जाने वाले पेयर्स के पिंड में स्थापित कर लेते हैं। अगर ये किसी मनुष्य में पहुंच जाए तो ये क्या करेंगे, पेयर्स के पिंड बनाना स्टार्ट कर देंगे। पेयर्स का पिंड मतलब होता है वो पैचेस बनाने लगते हैं, ठीक है। स्थापित होने के बाद ये तीसरे सप्ताह में जीवाणु पेयर्स के पिंडों में घाव उत्पन्न करते हैं और ये क्या करेंगे, ये पेयर्स के पिंडों में घाव बनाना उत्पन्न कर देंगे, जिसके कारण मल के साथ रक्त भी बाहर आने लगता है। तो हमने जान लिया आज कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला हमने जाना कि अल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी देख ली, उसके बाद प्रतिजैविक देख लिया और टाइफाइड देख लिया। लास्ट है हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मानव व्याधियों के कारक, लक्षण एवं उसके बचाव का वर्णन करना है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, 2 मानवों के, पढ़ते रहिए। पहला हमारा इसमें दिया गया है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में क्या होता है, क्योंकि 2 मानव व्याधियों के बारे में बात की गई, तो 2 मानव व्याधियों में उन्होंने 2 नीचे दिए गए थे क्वेश्चन में, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। लिखा है डेंगू फीवर। लगभग आप आसपास सुनते होंगे अपने एरिया में कि किसी को डेंगू हो जाता है तो क्या होगा। तो डेंगू किस कारण होता है, कोई ऐसा कारक होता होगा जो डेंगू को फैलाता है। तो इसमें देखते हैं, ये लिखा है यह रोग डेंगू विषाणु आरएनए विषाणु से होता है, यानी ऐसा कोई विषाणु जिसमें आरएनए उपस्थित हो तो वो
आरएनए विषाणु यहाँ पर लिया गया। यह रोग डेंगू विषाणु आरएनए विषाणु से होता है। यह रोग मादा एडीज एजिप्टी, इसे याद कर लीजिएगा, आएगा पेपर में। यह रोग मादा एडीज एजिप्टी के जो मच्छर होता है उसके काटने से ये फैलता है। जब मच्छर संक्रमित व्यक्ति का रक्तपान करता है तो यह 9 से 12 दिनों में स्वयं संक्रमित हो जाता है। ये यहाँ पर डेंगू खुद जो है मच्छर जो होता है वो इससे संक्रमित नहीं होता है। जब किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्तपान करती है तभी जो है ये जो है खुद में संक्रमित कर लेगा। यही लिखा है, मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति का रक्तपान करे। इसके अंदर अभी वो जो विषाणु है वो नहीं है, लेकिन जब ये किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त को पान करेगा तभी क्या होगा, इसके 9 से 12 दिनों में वो खुद संक्रमित होगा इस बीमारी से। उसके बाद में यह संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तपान करता है तो रक्तपान करते समय लार के माध्यम से विषाणु को जो है व्यक्ति में पहुंचा देता है। यानी इस लाइन से हमने जाना कि मच्छर के अंदर ये वायरस नहीं होता है, यह किसी संक्रमित व्यक्ति के पास होगा और उस संक्रमित व्यक्ति का रक्तपान जब ये मच्छर करेगा, इस मच्छर का नाम है मादा एडीज एजिप्टी, ठीक है। तो जब ये रक्तपान करेगा और अपने अंदर जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास जाके जब ये उसका रक्तपान करते समय क्या होगा, उसके लार ग्रंथि से वो विषाणु उस व्यक्ति में पहुंच जाएंगे, ठीक। अब दिया गया है, इस रोग में तीव्र ज्वर के साथ साथ शरीर में अत्यधिक पीड़ा होती है। जब ये ज्वर, डेंगू का ज्वर जब होगा तो रोगी में क्या होगा, उसके शरीर में क्या होगा, एक अत्यधिक पीड़ा होने लगेगी, ठीक। ऐसा प्रतीत होगा कि ज्वर के कारण अस्थियां टूट रही हैं। इस कारण इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं, बोन ब्रेक फीवर, बोन ब्रेक फीवर इसे इस नाम से भी जानते हैं। विषाणु संक्रमण के कारण रक्तस्राव ज्वर जिसे कहते हैं डेंगू, हेमोरेजिक फीवर, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके फलस्वरूप रक्त परिसंचरण अवरुद्ध हो सकता है। अगर ये किसी व्यक्ति को है तो उसके क्या होगा, रक्त परिसंचरण में भी व्यवधान कर सकता है और शरीर पर विशेषकर चेहरे पर चकत्ते बन जाते हैं। और क्या होगा, उस रोगी के शरीर पर क्या होंगे, विशेषकर ऐसा बॉडी पार्ट लिया गया है जिस पर चकत्ते बनेंगे, वो है चेहरा। तो हमने 2 मानव व्याधि में से पहला हमने ले लिया डेंगू फीवर, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। If you want, then you can take a screenshot. नेक्स्ट दिया गया है आंत, ज्वर या टाइफाइड। तो इसमें देखते हैं, डेंगू हमने पढ़ लिया था। डेंगू के बाद नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया था, इसमें निमोनिया। तो डेंगू हमने पढ़ लिया है, निमोनिया देखते हैं। ये रहा, पहला हमने डेंगू पार्ट देख लिया, अब देखेंगे निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, डेंगू में हमने देख लिया कि जो कारक है उसके पास खुद संक्रमण नहीं होता जब तक कि वो किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्तपान को ना करें। तो अगर वो संक्रमित व्यक्ति के रक्त को पान करेगा और उसके बाद में वो खुद संक्रमित होगा और उसके पश्चात वो क्या करेगा, किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को संक्रमित करेगा। अब इसमें सेकंड पॉइंट दिया गया हमारा निमोनिया। तो चलिए निमोनिया देखते हैं क्या बताता है। निमोनिया में क्या होता है, फेफड़ों में होने वाला संक्रामक रोग है। निमोनिया कहाँ पर होगा, फेफड़ों में संक्रमित करने वाला एक रोग होगा जो जीवाणु, विषाणु, कवकों और परजीवियों के कारण हो सकता है। अब यहाँ पर कितने कारक दिए गए हैं, पहला दिया गया है बैक्टीरिया से, फिर दिया गया है वायरस से और फिर दिया गया है कवकों से, ठीक है, परजीवियों, पैरासाइट से भी दिया गया है। इनके कारण ये कॉजेज हो सकते हैं। इस संक्रमण के कारण फेफड़ों के वायु कोशों में सूजन आ जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है इससे, तो उसके फेफड़ों के जो वायु कोश होते हैं जहाँ पर वायु इकट्ठा रहती है, हर बार आती जाती है, उस कोशों में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। अब जब सूजन आ जाएगी फेफड़ों में तो क्या होगा, वायु इस पार से उस पार आने जाने में दिक्कत होगी। तो वायु कोशों में जब सूजन आ जाएगी, ठीक है,
तो इससे संक्रमित जो भी व्यक्ति होंगे उनके फेफड़ों में सूजन आ जाएगी। इनमें तरल भर जाता है जिसके कारण मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई आती है। अत्यधिक संक्रमण की स्थिति में मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो तरल पदार्थ है, कॉमन कोल्ड में जो हमारे आहार नाल में तरल पदार्थ होता है, कभी कभी खांसते या छींकते वक्त निकलता है, लेकिन इस संक्रमण में क्या होगा, वो तरल पदार्थ कहाँ पर, फेफड़ों में भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है और जब अत्यधिक ये संक्रमण हो जाएगा तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद दिया गया है संचरण। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है देखते हैं। रोग का संक्रमण संदूषित वायु के खांसने या छींकने से रोगी व्यक्ति के और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फोमोइड द्वारा भी संचरण होता है। जैसे कि हमने भी बताया था कि इसे खांसते या छींकने वक्त जो हमारे अंदर म्यूकस निकलता है, तो उसी और वही चीज़ ज़्यादा जब फेफड़े में हो जाती है तो निमोनिया बनने का खतरा रहता है। तो यहाँ पर दिया गया है रोगों का संक्रमण संदूषित वायु, जो भी दूषित वायु है उसके साथ खांसने या छींकने से ये होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, और फोमोइड द्वारा भी ये संचरण होता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जब इन्हें नष्ट नहीं कर पाती है, हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे कहा गया है यहाँ पर प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नष्ट नहीं कर पाते हैं, तब ये जीवाणु अथवा विषाणु स्वयं को फेफड़ों में उपस्थित वायु कोशों में स्थापित कर लेता है। तो जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें ये क्या करेगा, अपने आप को स्थापित कर लेगा। उसके बाद दिया गया है इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, वो उसे नष्ट नहीं कर पाता है और ये क्या करेगा, फिर जीवाणु और विषाणुओं को फेफड़ों में जो खाली कोश होते हैं उनमें ये भर लेता है अपनी जगह को और गुणन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करना प्रारंभ करता है। तो फेफड़ों में ये क्या करेगा, अपनी संख्या को वृद्धि करना स्टार्ट कर देगा जब हमारा इम्यून सिस्टम उस पर वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होगा, फेफड़ों में तरल भर जाता है और इससे रक्त कोशिकाएं हुआ फेफड़ों के मध्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कठिन हो जाता है। सांस लेने और बाहर निकालने में दिक्कत हो जाती है। यही स्थिति क्या होती है, निमोनिया कहलाती है। इसी के कारण सांस फूलती है और यह दशा प्लूरल इन्फ्यूजन कहलाती है। जब किसी रोगी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसकी सांस फूलती है, तो उस दशा को हमने क्या कहा है, प्लूरल इन्फ्यूजन कहते हैं। तो प्लूरल इन्फ्यूजन के बारे में भी आ सकता है कि प्लूरल इन्फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसे शॉर्ट नोट्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हमारा जीवाणु जनित निमोनिया। सर्वाधिक निमोनिया संक्रमण इसी से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। न्यूमोनियाई में क्या होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई होता है जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला है, क्योंकि निमोनिया वायरस विषाणु कवक से फैलता है। तो इसमें जो जीवाणु में दिया गया है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई दिया गया है। मनुष्यों जिनमें फेफड़ों तथा इससे संबंधित धमनियों का रोग पाया जाता है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो होता है निमोनिया, वो कहाँ पर दिखता है, फेफड़ों में, और जो धमनियाँ होती हैं फेफड़ों से संबंधित उसमें दिया जाता है रोग। इसमें क्या होता है, क्लिप्सेला निमोनियाई तथा होमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये जीवाणु होते हैं जिन जीवाणुओं के द्वारा यह संक्रमण फैलता है, ठीक है। ये ऊपर दिए गए हैं नाम, होमोफिलस इन्फ्लुएंजाई और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। रोग की जांच जो है वो स्टेथोस्कोप से सुनी वक्ष की ध्वनि, जब हम स्टेथोस्कोप से इसकी आवाज़ सुनेंगे तब हमें पता चलेगा। शारीरिक जो परीक्षण होता है वो एक्सरे से, बलगम और रक्त की जांच से हम पता कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा ये आपको निमोनिया। अब इसके लक्षण देखते हैं। लक्षण में क्या दिया गया है, जब कोई व्यक्ति इससे ग्रसित होगा तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो दिया गया है सिम्टम में जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला निमोनिया। संक्रमण के लक्षण अन्य सभी प्रकार के अधिशीघ्र परिलक्षित होते हैं। इसमें हमें लक्षण जल्दी ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अधिकांश मनुष्यों में निमोनिया के लक्षण अति तीव्र ज्वर तथा कपकपी है। अगर किसी मनुष्य को ये रोग है, वो इससे ग्रसित है, तो उसमें क्या होगा, अति तीव्र ज्वर दिखाई देगा, कपकपी होगी।
यह संक्रमण जो होता है वो धूम्रपान करने वाले मनुष्यों, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और मनुष्यों में, कुपोषण वाले शिकार व्यक्तियों में और अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। जो किससे पहले से ही ग्रसित हैं, जैसे जो धूम्रपान करते हैं वो, और जिनकी कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो कुपोषण से शिकारित व्यक्ति होते हैं, उनमें ये अत्यधिक पाया जाता है। किसकी अपेक्षा? जो अन्य व्यक्ति होते हैं जो किसी रोग से ग्रसित नहीं है, उनकी अपेक्षा में इन लोगों में अधिक पाया जाता है। फिर दिया गया है संक्रमित व्यक्तियों में निम्नलिखित लक्षण परिलक्षित होते हैं ज़्यादातर, जिनसे हम ये पता कर सकें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस बीमारी से पीड़ित है या नहीं। तो वो लक्षण है, देखते हैं क्या दिया गया है। पहला लक्षण, खांसी में फेफड़ों से हरा अथवा भूरा श्लेष्म बाहर का निकलना। ठीक है, तो खांसी में क्या होता है, फेफड़ों में हरे या भूरे रंग का अगर श्लेष्म चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल रहा है तो उसे हम मान सकते हैं कि वह व्यक्ति निमोनिया से ग्रसित है। दूसरा दिया गया है बुखार तथा कपकपी, अगर इसे फीवर है या वह शेकिंग चिल्स कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद वह निमोनिया से पीड़ित है। सांस छोड़ते समय छाती में दर्द का होना, चेस्ट पेन जिसे कहते हैं, सांस का फूलना। ठीक है, ये भी देखा जाता है निमोनिया से ग्रसित व्यक्तियों में। और चौथा पॉइंट दिया गया है होंठ तथा शरीर का नीला पड़ जाना। अगर कोई भी व्यक्ति निमोनिया से ग्रसित है तो उसमें ये सारे जो लक्षण हैं वो परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना 5 मेन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और बारी बारी से हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को जान लिया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और इसी तरह पढ़ते रहिए। तो हमने लगभग 4 प्रश्न थे जिनके आंसर्स हम ले चुके हैं। पहला अल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग बता दिया, दूसरा प्रतिजैविक से क्या समझते हैं बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी बता दिया रोकथाम टाइफाइड का, और क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दिया जिसमें डेंगू और निमोनिया के बारे में हमें कारक, लक्षण और उसके बचाव का वर्णन करना था। अब हम आज सारे ही प्रश्नों के उत्तर ले चुके हैं। अब इस जो हमारा चैप्टर 8 था उससे संबंधित जितनी भी बातें थी, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो हमने 3 क्लासेस में जान लिया है। जो भी लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय। ठीक है, अब इससे अधिक चैप्टर 8 में क्वेश्चंस नहीं बन सकते। तो आई होप आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका होगा। इस चैप्टर से 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने तैयार करवा दिए हैं आपको। So, if you feel that the upcoming lecture videos can be improved, them सारे क्वेश्चंस हमने आज बता दिए हैं। 14 मार्क्स के पूछे ही जाते हैं, वो भी आपको आज हमने बता दिया। तो इस सेशन को देखिएगा लास्ट तक। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। If you feel that the upcoming lecture videos can be improved, then please write your comment in the comment section box of this video and subscribe, like and share to this channel. Thank you for watching till the end of this video.